अच्छे दिन अच्छे दिन। आखिर कांग्रेस ऐसा क्यों कह रही है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं? क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया है। बकौल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, जब आप 75 साल के हो जाते हैं तो आपको दूसरों को मौका देना चाहिए। और वो यहां नहीं रुकते, वो आगे ये भी कहते हैं कि जब आपको लोग शॉल पहनाने लगें तो समझ जाइए कि आपके रिटायरमेंट का वक्त आ गया है। बड़ा सवाल, क्या मोहन भागवत ने यह इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया है? जब से लोकसभा चुनावों के नतीजे आए हैं, आरएसएस की मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से जो नाराजगी और जो असहमतियां हैं, वो बार बार सामने उभर कर आती रही हैं। और अब मोहन भागवत का यह कहना, और मोहन भागवत भी इतने मासूम नहीं हैं, वो भी जानते हैं कि उनके इस बयान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उम्र के साथ जोड़कर देखा जाएगा। 17 सितंबर, वो तारीख जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के होने वाले हैं। क्या मोहन भागवत ने सीधा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है? और उससे भी बड़ी बात, क्या मोहन भागवत के संदेश को भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करेगी, बशर्ते यह संदेश प्रधानमंत्री के लिए है? तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, ये कई ऐसे सवाल हैं जो मोहन भागवत के इस बयान के बाद बहस में आ गए हैं। सबसे बड़ी बात, क्या खुद मोहन भागवत अपने पद से इस्तीफा देंगे? और अगर वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं तो क्या उसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव बनेगा अपने पद से इस्तीफा देने का? ये ढेरों सवाल हैं, मगर जाहिर सी बात है विपक्ष इस पर ताना मार रहा है। सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा क्या कह रहे हैं। सरल शब्दों में कहा जाए, पवन खेरा कह रहे हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। सुनिए पवन खेरा को। दोस्तों, कल मोहन भागवत जी ने एक खुशखबरी दी। अक्सर वो खुशखबरी देने के लिए नहीं जाने जाते, लेकिन कल दी। उन्होंने कहा कि 75 साल का होने के बाद इंसान को किसी और को मौका देना चाहिए। अभी खुशखबरी क्यों है? खुशखबरी ये इसलिए है कि 11 सितंबर को मोहन भागवत खुद 75 के हो रहे हैं और 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी 75 के हो रहे हैं। मैं अक्सर सोचता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी सियासत में न होते तो क्या करते, कहां होते? मुझे लगता है वो बॉलीवुड में होते। खैर, अब वो बॉलीवुड में तो नहीं गए, तो बॉलीवुड तो बच गया, लेकिन देश नहीं बच पाया। 11 साल से जो इस देश की हालत की है, संविधान की हालत की है, संवैधानिक संस्थाओं की हालत की है, अब 17 सितंबर को उससे हमें निजात मिलेगी और 11 सितंबर को भी निजात मिलने का पहला कदम होगा, क्योंकि इसी की जोड़ी है, जो जोड़ी है इन दोनों की, इसी ने संविधान की यह हालत की है, इसी ने देश की आत्मा के साथ खिलवाड़ किया है। तो एक हर्षोल्लास की लहर पूरे देश में कल शाम से दौड़ गई जब से मोहन भागवत जी का ये बयान सबके सामने आया। तो आप सब खुश हो जाइए, क्योंकि भारत की आत्मा के, भारत के संविधान के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत जाने वाले हैं। इंतजार कीजिए दोस्तों, मैं आपके सामने कई किस्म की प्रतिक्रियाएं पेश करने वाला हूं जो मोहन भागवत के इस बयान पर सामने उभर कर आई है। मगर आपको एक बात समझना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी में दो किस्म की नीतियां हैं। एक नीति जिस पर पार्टी के बाकी नेताओं को तोला जाता है, जिस नीति के हिसाब से दूसरों को चलना पड़ता है, और एक नीति जिस पर सिर्फ प्रधानमंत्री चलते हैं। सबसे बड़ी बात, ये जो 75 साल वाली सीमा थी, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के लिए लागू होती है, यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, 75 साल का ये रूल प्रधानमंत्री पर लागू नहीं होता। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पद से इस्तीफा तभी देंगे जब वो खुद यह फैसला करेंगे। ना कोई आरएसएस, ना कोई भारतीय जनता पार्टी उन पर दबाव डाल सकती है अपने पद से इस्तीफा देने को लेकर। और उससे भी बड़ी बात, आज मैं एक बहुत बड़ी बात आपके सामने रख रहा हूं। अगर ये मान भी लिया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपने पद से इस्तीफा दे दें, तब भी मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भाजपा, या भूल जाइए भाजपा, देश के अंदर उसके संवैधानिक ढांचे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक ऐसी जगह पेश की जाएगी जहां वो बदस्तूर बगैर किसी रुकावट के अगले 10 से 20 सालों तक बने रहें। सही सुना आपने, मुझे ताज्जुब नहीं होने वाला है
मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि रूस के आजीवन राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की राजनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द इस कदर घूमती है कि भाजपा कल्पना भी नहीं कर सकती कि उनकी जगह किसी और को लाया जाए। और मैं जानता हूं उनके उत्तराधिकारी को लेकर भी पार्टी के अंदर द्वंद्व है, क्योंकि कई किस्म के दावेदार हैं। सबसे बड़ी दावेदारी तो दो लोगों की है और इनके बीच में लगातार द्वंद्व चलता रहता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के गृह मंत्री अमित शाह, जो कि गुजरात लॉबी से भी आते हैं। और एक तरह से कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई उनकी जिम्मेदारी संभाल सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन मुताबिक, तो वो अमित शाह हो सकते हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और गुजरात लॉबी दोनों के बीच द्वंद्व चलता रहता है। मगर यह भी हकीकत है योगी आदित्यनाथ आरएसएस के पसंदीदा हैं। इसके अलावा कई अन्य नेता भी हैं जो पार्टी में वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो नितिन गडकरी हो। नितिन गडकरी की बात करें तो वो आरएसएस के भी बहुत करीब माने जाते हैं। तो उस लिहाज से अगर हम दो फैक्टर्स को देखें, यानी कि नागपुर फैक्टर और गडकरी के आरएसएस के करीब होना, ये दोनों फैक्टर्स उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाते हैं। मगर उनका रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला है। जैसे मैंने कहा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बहुत ही खुशी से विदेश यात्रा पर जाते हैं। उन्हें बहुत शौक है फोटो खिंचवाने का, उन्हें बहुत शौक है दुनिया भर के नेताओं से गले मिलने का, हाथ मिलाने का। उन्हें बहुत शौक है खुद को बार बार विश्व गुरु के तौर पर पेश करने का। सबसे बड़ी बात, उनकी पार्टी और उनका प्रचार तंत्र बार बार यह कहता है कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितना सम्मान मिल रहा है। तो आप मुझे बताइए, ऐसे में क्या प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ सकते हैं? और हां, आपके जहन में सवाल होगा कि अगर ऐसा हो जाता है तो देश में माहौल क्या होगा। उससे पहले प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार मिल रहा है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने इस मुद्दे पर अपनी टिप्पणी दी है। उन्होंने कहा कि इस्तीफा तो होना ही चाहिए, क्योंकि खास उम्र के बाद यह इस्तीफा होना चाहिए। और उन्होंने कहीं ना कहीं यह ताना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी मारा है। सुनिए सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था है और आरएसएस का ही नहीं, पूरी दुनिया भर के अंदर ये बात मानी जाती है कि कोई भी आदमी किसी काम को करने में सक्षम जो है, उसकी जो एफिशिएंसी है, वो एक आयु तक होती है। 60 साल पे सरकारी कर्मचारी रिटायर हो जाता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज भी जो है 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। हालांकि आप देखिए चंद्रचूड़ साहब जब रिटायर हुए वो अच्छे खासे थे, स्वस्थ थे, काम भी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। मगर उनका जो मेन काम है उसके लिए उनको कहा जाता है कि साहब अब आप और लोगों को आने दीजिए। और यही प्रकृति का नियम है। और ये बात सिर्फ प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं है, ये बात नीतीश कुमार जी के लिए भी है। ये बात बहुत सारे अलग अलग पार्टियों के अंदर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उनके सांसदों के लिए, विधायकों के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए, सबके लिए लागू है। मगर प्रधानमंत्री क्योंकि देश का शीर्ष पद है, उस पर जो परिपाटी चलती है उसका अनुसरण चाहे ना चाहे पूरे देश के अंदर, लीडरशिप के अंदर, पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर होता है। तो आरएसएस अपनी तरफ से इशारा कर सकता है, आरएसएस कोई डिक्टेट तो दे नहीं सकता। अब उस इशारे को मानना ना मानना ये भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। उद्धव सेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी तंज कसते हुए, मुस्कुराते हुए कहा है कि यह कहीं ना कहीं संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है। सुनिए प्रियंका क्या कह रही है। साफ साफ संदेश है और साफ साफ पता भी चल रहा है किसके लिए कौन 75 साल अपना बनाने वाले हैं सितंबर में। देश जानता है, देश क्या अब तो सारी दुनिया भी जानती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी सारी दुनिया में अभी होकर आए हैं, 5 राज्यों में, देशों में होकर आए हैं। तो मैं मानती हूं कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में जो आपस में जो चल रहा है
उनके जो स्टेटमेंट है उसे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और 75 साल का जो एज लिमिट था वो खुद भारतीय जनता पार्टी ने जब सरकार बनाई थी 2014 में शुरुआत की थी, जहां पे जो 75 साल के ऊपर थे उन सबको मार्गदर्शक मंडली में डाल दिया था। तो आई थिंक वो याद दिला रहे हैं कि 11 साल बाद कि जो वादा किया था देश की जनता को कि 75 शुड बी द लास्ट एज, तो वो याद दिला रहे हैं, वही है। आपस में जो भिड़ंत चल रही है वो सामने आ रही है। देखिए, सवाल अक्सर उनके नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाती रही है, तो उस चीज को एक बल मिला है, अटकलें तेज हुई है इस बात की। नहीं, देखिए, ये आरएसएस और बीजेपी के बीच में जो चल रहा है वो उनका घमासान है। उससे क्या फॉल आउट होगा ये कोई किसी को पता नहीं है। पर जो 75 साल का जो नॉर्म था वो इन्हीं ने शुरुआत की थी, विपक्ष ने तो दी नहीं थी, इन्होंने ही शुरुआत की। फिर खुद ही कुछ लोगों को उसमें डाला था मार्गदर्शक मंडली में। फिर जब अपने पे आ रहा है तो कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, तो वो आरएसएस ने याद दिलाया। पर मैं इसमें कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि ये आपस के दो परिवारों की लड़ाई है और परिवार की लड़ाई में हमें किसी तरीके की जो पंचायत होती है वो करने की जरूरत नहीं है। तो वही मैंने कहा, सितंबर में किसकी बर्थडे है वो सभी जानते हैं, कौन 75 का हो रहा है। भागवत साहब हों, बाकी कोई हों, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट बोला है, उसको वो याद दिलाया है। तो मैं नहीं मानती हूं, जैसे मैंने कहा कि हमें कोई पंचायत करना जरूरी है, वो आपस में ही लड़ भिड़ लें, निर्णय ले लें और देश की जनता को अवगत करें क्या निर्णय है। एक तीसरा नाम जो सामने उभर कर आता है वो है अजय राय का। कौन अजय राय? अजय राय वो शख्स हैं जिनकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बनारस में चुनाव हुए थे उसमें बमुश्किल 1 लाख से ऊपर वोटों से जीत पाए। और बात वहां नहीं रुकी, याद कीजिएगा, कम से कम 2 या 3 राउंड्स में अजय राय प्रधानमंत्री से आगे थे। अजय राय ने इस मुद्दे पर क्या कहा, सुनिए। अब मोहन भागवत ने इशारा भी कर दिया है कि 75 साल के लोगों को अब रास्ता छोड़ देना चाहिए, दूसरे लोगों को मौका देना चाहिए। तो ये क्या इशारा है मोदी जी को? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो तय किया 75 साल इन्होंने तय किया है, तो अब वो उनका काम है। मेरा काम इतना ही है कि जो सही बात है उसको बताना, दिखाना, और मोदी जी को इसे भी संन्यास लेना चाहिए, चले जाना चाहिए। तो जैसे कि कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा, अगर ऐसा हो जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं तो क्या होगा? या सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने कहा, यह फैसला खुद प्रधानमंत्री कर सकते हैं। लिहाजा आपको तैयार होना चाहिए कि 17 सितंबर को एक किस्म का ड्रामा भी रचा जा सकता है। इस शब्द के लिए माफी मांगना चाहूंगा मैं। ड्रामा कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक में आए और वो इस बात का ऐलान कर दें, और फिर आप देखिएगा पार्टी के बड़े बड़े नेता रोने लगेंगे, सिर पीटने लगेंगे कि मोदी जी मत जाइए। कई लोग कहेंगे तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ। वो फिल्म है ना, कुछ कुछ होता है, उसका डायलॉग भी है, सरदार जी बोल रहे होते हैं छोटे से। तो इस तरह का ड्रामा होने वाला है। और ऐसा नहीं है कि ऐसा ड्रामा भारतीय राजनीति में नहीं हुआ। 2 मिसालें। 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने थे और लाल कृष्ण आडवाणी ने एक बयान दिया था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फूट फूट कर रोने लगे थे। वो नजारा याद है आपको? और फिर उससे भी पहले जब कांग्रेस सत्ता में आई थी 2003-2004 में, और यह खबर आने लगी थी कि सोनिया गांधी देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, तब आपको याद होगा सुषमा स्वराज ने कहा था कि अगर सोनिया देश की प्रधानमंत्री बनी तो मैं अपना सिर मुंडवा दूंगी। और उसके बाद सोनिया सामने आती हैं कांग्रेस की एक बैठक में संसद के अंदर, और वो कहती हैं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनने वाली हूं। और फिर आपको याद होगा रेणुका चौधरी, पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेता, सीडब्ल्यूसी के नेता रोने लगते हैं, फूटने लगते हैं। कहने का अर्थ साफ है, इस तरह का ड्रामा भारतीय राजनीति में अमूमन होता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर 17 सितंबर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का ऐलान करते हैं तो आप यही ड्रामा देखने वाले हैं। और मुझे यह भी लगता है दोस्तों, जानबूझकर यह ड्रामा खेला जाएगा, अगर खेला जाता है तो। और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक चुनावी मशीनरी है। भाजपा को लगता है कि भाई हमें वोट हासिल करना है और हर कीमत पे वोट हासिल करना है। उन्हें हमेशा ऐसे मुद्दों की तलाश होती है जिसके जरिए वो सहानुभूति हासिल कर सकें। अब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे के ड्रामा के आसपास एक राजनीतिक घटनाक्रम रचा जाए तो भाजपा जरूर इसका चुनावी फायदा उठा सकती है। वो प्रधानमंत्री का एक इंटरव्यू नहीं था, क्लाउड कवर था, फायदा उठाया जा सकता था।
अब उसे यहां पर जोड़ के देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे का मौका था, फायदा उठाया जा सकता था। समझ रहे हैं आप क्या हो रहा है? और फिर गोदी मीडिया में क्या नजारा होगा? तमाम जो पापा की परियां और ये जो तमाम गुल्लू और कालू हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये लोग आंसू बहा रहे होंगे, कई फूट फूट कर रो रही होंगी। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है दोस्तों कि जब ये लोग इस तरह के सवाल करते हैं कि भाई आप कौन सा टॉनिक पीते हैं, जब ये लोग पूरी तरह से नतमस्तक हैं प्रधानमंत्री के सामने, एक भी कठिन सवाल नहीं पूछते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया तो ये लोग आंसू बहाएंगे, ये लोग आंसू बहाएंगे, और इसमें मुझे कोई शक नहीं है। मगर सबसे बड़ी बात आपको गौर करना पड़ेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा तभी देंगे जब उन्हें इसमें अपना फायदा दिखाई देगा। और फायदा क्या? इस्तीफे के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथ से ताकत नहीं गंवाना चाहते। सबसे बड़ी बात, मुझे नहीं लगता है कि आरएसएस की वजह से वो इस्तीफा देंगे। इस वक्त ये कहना मुश्किल है कि आरएसएस कितना ताकतवर है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आरएसएस बीजेपी से पीछे चली गई है, मुझे ऐसा लगता है। हां, एक जमाना हुआ करता था कि लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान जाते थे, जिन्ना की तारीफ करते थे, और फिर जब आरएसएस कहता था तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता था। वो अलग दौर था, मगर अब दौर अलग है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे को गोदी मीडिया, उनके प्रचार तंत्र ने इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है, जिसमें काफी कुछ झूठ भी है। तो हो क्या रहा है कि आरएसएस कहीं ना कहीं पीछे चला गया है। आरएसएस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत कुछ कहता है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चाहे भाजपा के नेता, कोई नहीं सुनता है साहब। उल्टा कभी कभी आरएसएस को नसीहत दे दी जाती है कि आप अपनी हद में रहिए। आप खुद बताइए, आखिरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर जाकर सरसंघ चालक मोहन भागवत से मुलाकात कब की? कहने का अर्थ साफ है, प्रधानमंत्री इस्तीफा तभी देंगे जब देश के संवैधानिक ढांचे में उनके लिए ऐसी जगह बनेगी कि वो अगले 10 से 12 या 15 साल तक ताकत वाली स्थिति में बने रहेंगे, और उसके लिए तैयारी शुरू की जाएगी। उसके लिए पहले से एक संवैधानिक पोस्ट क्रिएट किया जाएगा, या हो सकता है मौजूदा संवैधानिक पोस्ट में ऐसे बदलाव किए जाएंगे जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक तौर पर अजेय बन सकें। मगर एक दिक्कत है, हर गुजरते दिन के साथ प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब उनके कट्टर समर्थक भी ये नहीं मानते कि वो विश्व गुरु हैं। किस तरह से ट्रंप के सामने वो झुके झुके रहते हैं, सबने देखा। किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर, जहां हमारी सेना हमें जीत दिलवा रही थी, उन्होंने अचानक रोक दिया रहस्यमय कारणों से, शायद ट्रंप के दबाव के चलते। देश ने देखा किस तरह से उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ खुद का महिमा मंडन करना होता है। देश लगातार देख रहा है, इसलिए यह चुनौती भी उनके सामने है। वो ज्यादा दिन रहेंगे तो उन पर सवाल खड़े होंगे। इसके अलावा भाजपा के सामने एक और बड़ी चुनौती है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हट गए और उनकी जगह कोई और आया, तो भाजपा के अंदर अंदरूनी लड़ाई शुरू हो जाएगी, अंदरूनी कलह शुरू हो जाएगी, झूठम पैजार शुरू हो जाएगी। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा है ना, वो एक स्ट्रांग लीडर का है। उनकी जो मौजूदगी भाजपा के अंदर की है, वो एक स्ट्रांग लीडर की है। उनसे कोई सवाल नहीं करता। अगर कोई और बना दिया जाता है तो जाहिर सी बात है उनसे सवाल किए जाएंगे, छोटी छोटी बगावतें शुरू हो जाएंगी। गुजरात वर्सेस उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और इसे हमने उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन में घटित होते हुए देखा है। लिहाजा प्रधानमंत्री जाते हैं तब भी प्रॉब्लम है, नहीं भी जाते हैं तब भी प्रॉब्लम है, और अगर वो जाते हैं तो अपनी शर्तों पर जाएंगे, आरएसएस की शर्तों पर कतई नहीं। मगर हाँ दोस्तों, मेरी निगाह रहेगी चाहे जो भी हो, 17 सितंबर के बाद क्या वाकई एक बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा कुछ ऐलान कर देंगे? जो भी होगा, इस मंच पर मैं आप तक पूरी जानकारी पहुंचाऊंगा, यह मेरा आपसे वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।